नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CSK एजुकोर पर। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में कि आखिरकार इसमें क्या अच्छाइयां हैं और क्या कमियां हैं। तो आज हम इसके दोनों पहलुओं की बात करेंगे। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा आप इस दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अगर आप इस समाज को बदलना चाहते हैं तो आपके पास जो सबसे ताकतवर हथियार उपलब्ध है वो है शिक्षा। इसीलिए हर सरकार का दायित्व बनता है कि समाज को अच्छी शिक्षा दी जाए, शिक्षित किया जाए। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमें एक नई शिक्षा नीति प्रदान की है। वैसे तो आजादी के बाद से भारत देश को कुल 3 बार शिक्षा नीति मिल चुकी है। पहली बार 1968 में, दूसरी बार 1986 में, जिसको 1986/92 भी लिखा जाता है। कारण यह है कि उस शिक्षा नीति में सुधार 1992 में किए गए थे। भारत को लगभग 34 ईयर के इंतजार के बाद तीसरी शिक्षा नीति मिली है इस साल, यानी कि 2020 में। हमारी तीसरी नई शिक्षा नीति जो कि हमें इस वर्ष 2020 में मिली है, इस शिक्षा नीति की अध्यक्षता कर रहे थे कस्तूरी रंजन साहब, जिनको सभी जानते हैं। ये इसरो के एक जाने माने प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि एक बहुत ही उचित व्यक्ति का चुनाव किया गया था इस शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए, जो इस जगत से जुड़ा हुआ था। इन्होंने भारतवर्ष से कई सारे लोगों का सुझाव लिया, उन सुझावों को समझा, उन पर काम करा और उसके बाद एक नया ड्राफ्ट तैयार करा और इस प्रकार हमें आखिरी में हमारी तीसरी शिक्षा नीति मिल पाई। आज हम इस शिक्षा नीति के 5 प्रमुख बिंदुओं की बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार सरकारी शिक्षा नीति में क्या क्या विशेष लेकर आई है। हम जिन 5 बिंदुओं की बात करने वाले हैं वो 5 बिंदु कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन पर, उसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज पर, उसके बाद हायर एजुकेशन पर बात करेंगे, देन टेक्नोलॉजी एंड एट लास्ट इंप्लीमेंटेशन। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। 1 बाय 1 हम एक करके एक पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्कूल सिस्टम के बारे पर कि आखिरकार स्कूल लेवल पर क्या सुधार लाया गया है। तो सबसे पहला सुधार जो मुझे बहुत पसंद आया है, पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम कहलाता था 10+2। 10+2 कुल मिलाकर होता है 12 साल, यानी कि सरकार पहले आपकी शिक्षा पर टोटल 12 साल तक ध्यान देती थी, 12 साल तक निगरानी रखती थी। लेकिन अब ये सिस्टम हो गया है 5+3+3+4, यानी कि कुल मिलाकर 15 साल। अब चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, अब आपके ऊपर सरकार 15 साल तक निगरानी रखेगी, 15 साल तक ध्यान देगी। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एडवांटेज मिलता था। होता क्या था, अगर कोई प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है तो उसको नर्सरी, LKG, UKG पढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन अगर आप जाएं किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो क्या होता था, तो वहां पर तो हमें पता चलता था जाकर कि यहां तो पहली क्लास से एडमिशन मिलेगा, यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG ये वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सरकारी स्कूलों के अंदर भी क्या होगा, नर्सरी, LKG, UKG पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से सरकार आपके ऊपर 15 साल तक आपकी शिक्षा का ध्यान रखने वाली है। 5+3+3+4 वाले फॉर्मेट में शुरुआती 5 सालों को कहा गया है फाउंडेशन स्टेज, जहां पर नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 एंड क्लास 2 को कवर किया गया है। इसके बाद क्लास 3rd, 4th एंड 5th ये आएंगी प्रिपरेटरी स्टेज में। इसके बाद क्लास 6, 7, 8 इनको नाम दिया गया मिडिल स्टेज और आखिरी के 4 साल यानी कि 9 to 12 इनको नाम दिया गया सेकेंडरी स्कूल। जो शुरुआती 5 साल होंगे यानी कि फाउंडेशन स्टेज, यहां पर एग्जाम जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, लर्न विथ फन। एक नंबर चीज है दोस्तों ये, काश हमारे टाइम पर भी ऐसा होता। तो अब क्लास 2nd तक कोई भी एग्जाम नहीं ली जाएंगी, यानी कि बच्चे को पहली बार जो एग्जाम फेस करना होगा वो उसको एग्जाम फेस करना होगा क्लास 3rd में आकर। तो क्लास 2nd तक कोई एग्जाम नहीं होगी। ये एक अच्छा परिवर्तन लाया गया है। प्रिपरेटरी स्टेज में उसको तैयार करा जा रहा है एग्जाम वाले कंसेप्ट के लिए। तो यहाँ पर उसको पहली बार स्कूली शिक्षा का महत्व समझाया जाएगा और यहाँ पर उसे परीक्षा पास करके आगे बढ़ना होता है ये सिखाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मिडिल स्टेज की। अब आपको क्लास 6 से मिलेगा वोकेशनल कोर्सेस और इंटर्नशिप करने का मौका।
यानी कि 6 क्लास की शुरुआत से आप क्या कर पाएंगे, वोकेशनल कोर्स। अगर आपका इंटरेस्ट पोएट्री में है, कोडिंग में है, तो आप उसमें जाकर वहां पर अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी रुचि के हिसाब से किसी भी टॉपिक पर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। किसी को फोटोग्राफी पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। आप 1 महीने का जाके छोटा सा कोर्स वहां पर छोटा सा आप इंटर्नशिप कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सरकार द्वारा काम करा गया है, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान भी हो और वो आसपास के समाज के साथ भी क्या हो पाए, जुड़ पाए। किसी भी काम को बच्चे छोटा ना समझे, हर काम का अपना अपना एक महत्व होता है, तो किसी काम के प्रति उनको ऐसा ना लगे कि ये काम हमारा छोटा काम है। तो ये परिवर्तन यहां पर करा गया है। लेकिन जो मूल परिवर्तन किया गया है वो किया गया है क्लास 9th to 12th यानी कि सेकेंडरी लेवल पर। अब यहां पर क्या होगा, आपको 9th क्लास से ही मौका मिलेगा कि आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपने स्ट्रीम का, अपने सब्जेक्ट का चुनाव आप कर पाए। आप बोर्ड एग्जाम जारी रहेंगी, बोर्ड एग्जाम जैसी होती हैं वैसे ही रहेंगी, लेकिन हाँ, बोर्ड की अहमियत को कम किया जाएगा। अब बोर्ड का महत्व पहले के जैसा नहीं रह जाएगा। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराया जाएगा और जिस भी एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आएंगे उन वाले मार्क्स को कैलकुलेट करा जाएगा, आप काउंट करा जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ चेंजेस करे गए हैं। जैसे जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अब स्पोर्ट्स को भी माना जाएगा एक सब्जेक्ट और उसे भी वही अहमियत मिलेगी जो अहमियत बाकी सब्जेक्ट्स की होती है। तो अब स्पोर्ट्स को एक प्योर सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। जो भी आपके विषय कमजोर है वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप यहां पर बेसिक लेना चाहते हैं कि आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं, तो आपको बेसिक और स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप मीडियम और एडवांस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा होगा क्या, अब ऐसा कोई हार्ड सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा। मैथ्स वाला बच्चा चाहे तो वो मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस अकाउंट्स पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला चाहे तो अकाउंट्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ सकता है। तो जो सब्जेक्ट्स का हार्ड सेपरेशन था उसको खत्म कर दिया गया है, को लेकर अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रह जाएगा। इसके अलावा होता क्या था, आज तक आप जब पढ़ते थे तो आपकी पढ़ाई में नॉर्मल कुछ रट्टा मार चीजें बहुत आती थी, जैसे क्या गांधी जी ने कौन सा आंदोलन कब करा, गांधी जी का हमारी आजादी में क्या योगदान था, और आप रट के जाते थे, आप उसका आंसर लिख कर आ जाते थे। लेकिन अब सरकार कोशिश कर रही है कि क्रिटिकल थिंकिंग पर भी ध्यान दिया जाए, बच्चे में लॉजिकल थोड़ा सा रीजनिंग लेवल डेवलप करा जाए। यानी कि अब आप तैयार रहें कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ अगर गांधी जी गरम दल के होते तब क्या होता, बताओ अगर गांधी जी पैदा ना हुए होते तो हमारा आजादी पाने के तरीके में क्या परिवर्तन आता। तो इस प्रकार से आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनसे आपके दिमाग के विकास को चेक किया जा सके कि आप कुछ अच्छा सोच पाते हैं या नहीं। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और कंसेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान सरकार देगी। सरकार चाहती है कि धीरे धीरे सिलेबस में कुछ बदलाव किए जाएं और सिलेबस को ऐसा बनाया जाए जिसमें भारतीय इतिहास के महत्व को बढ़ाकर दिखाया जाए और हमारे महापुरुषों का एकदम गौरवपूर्ण वर्णन भी किया जाए। अब 9 से लेकर 12 तक सेमेस्टर सिस्टम चालू हो जाएगा, यानी कि एग्जाम साल में 2 बार होगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और सुधार किए गए हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे बात करें रिपोर्ट कार्ड की, अब रिपोर्ट कार्ड में केवल आपको टीचर नंबर नहीं देगा, अब जो स्टूडेंट है वो खुद अपने आप को नंबर देगा और जो उसके क्लासमेट हैं वो भी उसको नंबर देंगे। आखिरकार ऐसा करने से फायदा क्या, फायदा ये है कि कम से कम बच्चा भी अपने आप को एग्जामिन कर पाए, उसे क्या लगता है कि मैंने क्या ग्रोथ करी है, उसके क्लासमेट्स को क्या लगता है कि इसके अंदर क्या सुधार आया है। देखिए, ऐसा करने से नैतिकता के आधार पर एक अच्छी बात यह होगी कि बहुत बार क्लास में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसा होने पर उन्हें इस बात का डर रहेगा कि अगर हमने किसी से गलत व्यवहार करा, किसी का अपमान करा, तो आखिरी में वो हमें नंबर देने वाला है, तो हमारे रिपोर्ट कार्ड पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये भी इससे एक सुधार आएगा। तो एक अच्छा कदम है सरकार का कि आपके क्लासमेट भी आपको नंबर देंगे। लेकिन ये सब करने से पहले सरकार को कम से कम एक बार अपने टीचर्स की ट्रेनिंग पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये काम जितना आसान लग रहा है वास्तविकता में उतना आसान होगा नहीं। गवर्नमेंट स्कूल की हालत हम सबको पता है कि वहां पर टीचर्स का लेवल क्या है। जनवरी लिखे JUNGU क्या हुआ, जनवरी। तो थोड़ा सा सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में कि आखिरकार लैंग्वेज में क्या चेंजेस लाए गए हैं।
देखिए, लैंग्वेज में चेंजेस का मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है अब आपसे, यानी कि स्कूल से, कि जहां तक पॉसिबल हो पाए कोशिश ये की जाए कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है कम से कम कक्षा 5 तक, पॉसिबल हो तो कक्षा 8 तक, लेकिन कम से कम कक्षा 5 तक उसे होम लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। क्योंकि दुनिया भर में ऐसी कई रिसर्च हो चुकी हैं जो ये साबित कर चुकी हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करता है तो वो चीज़ों को ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है और उसका डेवलपमेंट तेजी के साथ होता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रखा गया है और 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में कंडीशन ये रखी गई है कि कम से कम 2 लैंग्वेज इंडियन होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो तीसरी लैंग्वेज यहाँ पर आपको डेफिनेटली तमिल, तेलुगु, संस्कृत इनमें से कुछ रखना पड़ेगा। तीसरी लैंग्वेज यहाँ पर जर्मन या तीसरी लैंग्वेज यहाँ पर जापानीज ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 लैंग्वेज का कम से कम इंडियन होना कंपलसरी है। अभी आप चाहकर भी मंडेरियन लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। इंडो चाइना इशू के कारण मंडेरियन लैंग्वेज को सिलेबस से बाहर रखा गया है। सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन किया गया है। ठीक है, हम सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। तो कुछ समय तक आप मंडेरियन लैंग्वेज को आप नहीं पढ़ पाएंगे। बस यहां पर मेन समस्या यही है कि सरकार ने ये सब कुछ कंपलसरी नहीं करा है। यानी कि यहां पर राज्य सरकारों के पास अधिकार है कि वो चाहें तो ऐसा करें, चाहे तो ऐसा ना करें। प्राइवेट स्कूलों के पास ये अधिकार है कि वो चाहें तो ऐसा करें या ना करें। और जब ये चीज कंपलसरी नहीं होगी तो मेरे हिसाब से कोई भी इनका पालन उचित ढंग से करने वाला नहीं है। इस कारण इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने में सरकार को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी आंध्र प्रदेश ने क्या करा है, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पर तेलुगु को हटाकर सरकारी स्कूलों में मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश कर दिया है। अब होगा क्या, अगर मान लीजिए कहीं का बच्चा तमिल में, तेलुगु में या मलयालम में पढ़ रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश का बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, तो उसको आगे चलकर एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है और उसका ट्रांसफर साउथ इंडिया में हो गया, तो कैसे वो जाकर वहाँ की भाषा को बहुत तेजी से अडॉप्ट कर पाएगा। या फिर कोई साउथ का रहने वाला नॉर्थ में आ गया तो वो कैसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझ पाएगा। अगर पढ़ाई लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में हो रही होगी तो कैसे वो एडजस्टमेंट कर पाएगा। क्या सरकार ट्रांसफर करना बंद कर देगी? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों का जवाब अभी मिलना बाकी है कि सरकार इन सब समस्याओं को कैसे सुलझाएगी। लेकिन फिर भी एक कदम अच्छा बढ़ाया गया है, तो हम इंतजार करते हैं सरकार आगे और क्या लेके आती है इसके अंदर। इस पॉलिसी में सरकार द्वारा कॉलेज लेवल पर बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, जिनकी बातें हम करेंगे हमारे अगले पार्ट में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो जानकारी दी गई है वो आपने पसंद करी होंगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज आप इसे शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। आई एम साइनिंग ऑफ।